हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र देख रहे हैं। राज्य व्यवस्था पाठ को 40 पर प्रश्न तक हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, अगर हम वीडियो स्लो पढ़ा रहे हो तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन पूरा पढ़िए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 41वें प्रश्न से बिना देरी किए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता ने की थी। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। किसने? नवंबर 1957 में, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पे। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की। इसका विस्तार देखते हैं। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति किस सन में गठित हुई थी? 1977 में। अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की गई हैं: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन और विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और प्रशासनिक समिति। 44वां प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो यह एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। इसका विस्तार देख लिए। अगले प्रश्न चलते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति के सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 है। कितनी जातियां हैं? 1206। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यह जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। वैसे भारत भी अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसमें 3 अस्थायी सदस्य, लेकिन ये जर्मनी नहीं है। चलिए अगले इसके विस्तार देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन से 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो यह मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के बैरिस्टर पीटर वेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर वेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिन्हें सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन का समाचार एजेंसी है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस की सरकार के रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। इसका विस्तार देखते हैं। येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट है। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? यह बेंगलुरु में हुई थी। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में बेंगलुरु में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1965 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया।
जो भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने, इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो यह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ग्रामीण अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, ये गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, ये भी गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, जनवादी या लोकतंत्र, गणतंत्र। इसके विस्तार देखते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के बाद संविधान में इन शब्दों का क्रम इस प्रकार है: सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र या जनवादी, लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक। ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं। संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य के रूप में। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगले प्रश्न, इसके विस्तार देख लेते हैं। प्रजातंत्र का आशय जनता का, जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने बदलने का अधिकार है। भारत में प्रजातंत्र का यही आशय है। भारतीय संविधान की प्रकृति है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावनाओं में एकात्मक है, यानी अर्धसंघात्मक है। इसके विस्तार देखते हैं। संविधान वेत्ताओं ने संविधान के मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया: संघात्मक, एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन होता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग ने भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एक एकात्मक संविधान जिनमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है। ये कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है किसने अर्धसंघी कहा है, तो यह केसी वेयर ने कहा है।
जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। उपरोक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक ना ही शुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से है। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है? तो यह राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है भूमि सुधार। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऐसे तो सब जो विदेशी लोग धन जमा किए हैं भारत में सब नागरिकता प्राप्ति कर लेंगे, तो यही सही नहीं है। यानी कौन सी नहीं प्राप्त की जा सकती? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित, ये 2000 इस समय लेटेस्ट में 2019 में संशोधित हुआ है। द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके द्वारा प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो यह 11 दिसंबर 2019 को। इसके विस्तार देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इसे विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो विधि के नियम और कानून के अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। चलिए अगले इसके विस्तार देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। इसके विस्तार देखते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत को प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार अब नहीं है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर 300 का में शामिल करके एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा लेख को पोस्टमार्टम कहा जाता है। इसके विस्तार देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को वारंटो को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है।
यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। दावे की वैधता की जांच की जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। 71वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है, अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में है। प्रश्न आता है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यह जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होता है, न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। यह सरकार के इच्छा पे निर्भर करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब 1976 में शामिल किया गया तो 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का चा में है। 51 का के चा में है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। ये गलत है, ये सही है, संसद का हिस्सा होता है। इसके विस्तार देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत का चुनाव एकल संकरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 53(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। उस विवाद को भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीत से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है,
भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर कर सकता है: हथियारबंद विद्रोह के आधार पर यानी सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर एवं युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्यपाल यानी गवर्नर के आधार पर। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल या गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यह अधिकार किसको है? संसद को है। अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह गलत है, यानी यही सही है, असत्य पूछा है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। संसद के सदस्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल मत प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली का मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का मुख्यमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता या लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे संसद दिया है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 94वें प्रश्न पे चलते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, गलत है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ये भी गलत है। विधायिका के अंतर्गत कार्यपालिका कार्य करती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, ये भी गलत है। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियाँ, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इस प्रकार उत्तर ई सही होगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तो वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह 352 में हुआ है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा है। इसका विस्तार देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है, महान्यायवादी देता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है यानी महाधिवक्ता देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 165 में है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो यह 1956 में हुआ। इसके विस्तार देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। हेलो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर हम स्लो पढ़ाए हो तो तेज़ करके पढ़ लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।